सम्मेलन में बात लगातार विकास की हो रही है, बात लगातार हो रही है किस तरह से प्रदेश में और इस राज्य में बदलाव की ज़रूरत है और किस तरह से बात स्वास्थ्य के क्षेत्र की हो या शिक्षा के क्षेत्र की हो, क्या कुछ उम्मीदें हैं और किस तरह से विकास हो रहा है। राजीव जी, सबसे पहला सवाल ये कि नारायण स्वरूप हॉस्पिटल, कोरोना काल सभी को याद होगा, उस समय लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती थी, लेकिन आपने सभी की मदद की, कैसे? थैंक यू सो मच। इस प्रोग्राम में इनविटेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को। आपने जो पहला सवाल किया, कोरोना जो कि बीते लगभग 2 साल होने वाले हैं, और उस समय जो हालात थे हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और हमारे ज़िले में, वो निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में, बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में माहौल था। सबसे बड़ा चीज़ यह था कि जिस तरह से किसी को भी इस बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और उस हालात में उस बीमारी, उस वायरस के क्या प्रभाव बॉडी पे पड़ रहे थे, क्या उसकी जांच थे, क्या लक्षण थे, कैसे उसका इलाज होगा, क्या रिजल्ट होगा, क्या उसकी प्रोग्नोसिस होगी, किसी को नहीं पता था। बिल्कुल वही हालात हम डॉक्टर्स के भी थे। हमारे लिए वो बिल्कुल ही नया वायरस, नया बीमारी और उसके नए रूप ही थे। उस दौरान निश्चित रूप से इलाहाबाद के पूरे डॉक्टर्स ने जिस तरह से मिल करके, प्राइवेट सेक्टर ने जिस तरह से सरकारी हॉस्पिटल्स की टीम के साथ, प्रशासन के साथ मिल करके, उन्होंने एक साथ वो अपने स्वजनों, अपने परिजनों, अपने समाज के और अपने ज़िले के लोगों को बचाने के लिए जिस तरह से वो आगे आए थे, वो निश्चित रूप से बहुत ही काबिल तारीफ था। जिस तरह से युद्ध हमारी सेना लड़ती है क्राइसिस के दौरान या युद्ध के दौरान, जब वो उनको माइंड मेकअप किया जाता है, तैयार किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कई सालों तक, वो हालात हमारे कोविड में अपने लोगों को बचाने के लिए थे। और उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज था हमारे लिए वो यह था कि कैसे हम अपनी टीम को पहले प्रेरित करें कि हम तैयार हैं कोविड से अपने लोगों को बचाने के लिए, कि जो लगातार यहाँ से जो बाहर से जो खबर आ रही थी, इटली का जो भयावह स्थिति था, अमेरिका का, कि जहाँ के लोग वेल डेवलप्ड कंट्री हैं और वहाँ पे इतने ज़्यादा डेथ हो रही थी, इतनी ज़्यादा मौतें हो रही थी, और वो इतने डेवलप्ड हैं, उनके चिकित्सा संसाधन हमारे देश की तुलना में बहुत अच्छा है। उसे देख करके हम लोग को भी बहुत ज़्यादा ये फियर था कि हम कैसे इससे अपने लोगों को बचाएंगे। लेकिन जिस तरह से उस दौर में पूरी की पूरी टीम खड़ी हुई, हमारे लिए पहला जो चैलेंज था कि हम अपनी टीम को ये विश्वास दिलाएं कि नहीं, कुछ नहीं होगा, आओ हम मिल करके एक साथ, हमारी जो पैरामेडिकल टीम थी, हमारी जो डॉक्टर्स की टीम थी, हमारी जो नर्सेस की टीम थी, हमारे जो स्वीपर थे, हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड थे, वो पूरी टीम जिस तरह से उन्होंने एक साथ आगे आए और आ करके एक साथ सारे खतरे उठाते हुए उन्होंने उस पूरे 2 महीना जो उन्होंने हॉस्पिटल्स में काम किया, ये बात बिल्कुल इस बात पे आई कि तभी ये कहने को हुआ कि खादी का रंग सफ़ेद हुआ। वो एक जो वो सोल्जर्स वाली जो भावना डेवलप हुई और जो कहा गया कि डॉक्टर्स भी वॉरियर हैं, तो अभी तक तो डॉक्टर को बड़ा सॉफ्ट माना जाता था, बड़ा मुलायम सा, कि वो समाज में एक उसका ऐसा रूप होता था, बड़ा सीधा साधा सज्जन सा व्यक्ति होगा। लेकिन जब उस क्राइसिस में जब हमें मौका मिला, जो हम लोगों ने कर दिखाया, वो हमें जो मन को जो तसल्ली मिलती है, मैं उसे बयान नहीं कर सकता शब्दों में। बिल्कुल, और जैसे कि आपने जिक्र किया कि एक नया वायरस, किसी को उसके बारे में पता नहीं था, तो एक बहुत बड़ी चुनौती। सोनिया जी, आपने राजीव जी को सुना, बात कोरोना काल के ही से मैं शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि उस समय जो डॉक्टर्स की भूमिका थी काफ़ी अहम थी और जो डॉक्टर्स थे उनके सामने काफ़ी चुनौतियाँ थी। आपने कैसे इन चीज़ों को देखा, कैसे आपने मैनेज किया? सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ हमें यह मौका देने के लिए। कोविड की फर्स्ट वेव केवल डरावनी थी क्योंकि नया वायरस था, परंतु वो बहुत नॉर्मल वे में सिंपल फ्लू की तरह ही था। बट जब सेकेंड वेव आई, दैट वाज वेरी डेंजरस, वो बहुत डेंजरस थी। और सेकेंड वेव के आते ही हमारा हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर हुआ, एंड डिक्लेयर होने के सेकेंड डे ही डॉक्टर साहब एंड घर के 18 मेंबर्स दे वर पॉजिटिव।
और केवल मैं और बेटी ही नेगेटिव थे, बाकी सारे लोग पॉजिटिव हो चुके थे और पेशेंट्स लगातार आ रहे थे। एंड सारी तैयारियां करना, सारी अपडेट देना, तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। परंतु पूरे टीम वर्क के साथ में और सारी चीज़ों को अपडेट लेते हुए बहुत अच्छे से हमने पेशेंट्स को मैनेज किया। इवन डॉक्टर साहब केवल 2 दिन पेशेंट्स को नहीं देखे थे, अदरवाइज़ एक जैसे होता है कि किसी युद्ध का जो सेनापति होता है वो घायल होते हुए भी अपनी सेना को आगे ले जाता है, उसी तरह से 2 दिन के बाद उन्होंने पूरे टाइम राउंड लेना, पीपी किट पहन के पूरा पसीने से हो जाना। बट जैसे कहते हैं कि हमारे लिए मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, क्योंकि पेशेंट्स बहुत परेशान थे, तो हमने किसी तरह उस चीज़ को एक्वायर किया। यानी कि काफ़ी मुश्किल भरा वो वक्त था और शायद अब उस दिन को कोई याद नहीं करना चाहता, क्योंकि हम सब ने वो तस्वीर देखी थी कि किस तरह से कोरोना की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। डॉक्टर राजीव जी, आप एक फेमस सर्जन हैं और साथ ही आपके नाम एक मतलब कई रिकॉर्ड्स भी हैं। वर्ल्ड बिगेस्ट यूरिनरी ब्लैडर स्टोन जिसका वजन 2 kg था, आपने उसे बाहर निकाला था ऑपरेट करके। ज़रा इस बारे में भी आप बताएं कैसे और आपने कैसे ये किया था। हाँ बिल्कुल, आपने जो कहा कि हमारे पास वर्ल्ड का दुनिया का सबसे बड़ा स्टोन है जिसका साइज लगभग 30 सेंटीमीटर है एंड वेट उसका 2 kg है। ये पेशेंट चित्रकूट की रेखा नाम की पेशेंट है और इसकी हमने 4th सर्जरी की थी। इसके साथ इसका जो स्टोन निकाला था वो यूरिनरी ब्लैडर से था, पेशाब के थैले से। इसका पहले एक सीजर हुआ काल्विन हॉस्पिटल में। सीजर के बाद इसकी आंतें फंस गई, उसके लिए देन इसकी सर्जरी जो है वो SGPGI में हुआ। वहाँ पे पता चला कि इसका धीरे धीरे आंत की टीबी विकसित हो गई है, जो इसको यूरिनरी ब्लैडर में भी चला गया है और पूरा का पूरा यूरिनरी ब्लैडर ही इसका ख़राब हो गया। वो नॉन फंक्शनिंग हो गया, सिकुड़ करके बिल्कुल ही छोटा हो गया, जिसे हम लोग ट्यूबरकुलर सिस्टाइटिस कहते हैं। उसमें पेशाब के थैले की क्षमता खत्म हो जाती है। तो वहाँ पे SGPGI में इसकी सर्जरी हुई, एक नियो ब्लैडर बोलते हैं, नियो ब्लैडर बनाया गया। आंत के एक टुकड़े को काट करके पेशाब के थैले का रूप दिया गया। अब यहाँ से उसकी तीसरी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि जब भी कृत्रिम ब्लैडर बनाया जाता है, इस तरह से कह सकते हैं हम, या नियो ब्लैडर बनाते हैं, तो वो नॉर्मल जो यूरिन हमें हमारे ब्लैडर में होल्ड होता है लगभग 250 ml के आसपास जैसे आता है, हमें डिजायर होता है कि हम जाएं यूरिन करने, उसकी वो क्षमता खत्म हो गई। उसे पता ही नहीं चलता था उसे यूरिन लगा है कि नहीं लगा है। तो डॉक्टर ने उसको एक और चीज़ सिखाया कि नीचे से पेशाब के रास्ते एक पाइप डालते हैं जिसे हम लोग K90 बोलते हैं। तो दिन में 2 से 3 बार डाल लेती थी, उसकी अपनी दिनचर्या चल निकली। लेकिन उस यूरिनरी ब्लैडर में धीरे धीरे वो आंत उसकी बढ़ती गई और उसमें स्टोन बनते गए। इस दौरान उसको फिर से प्रेगनेंसी हुई, उसकी 3rd सर्जरी भी बाहर हुई, लेकिन वो स्टोन बनता गया एंड 4th टाइम वो हम लोग के पास आई। धीरे धीरे उसका स्टोन इतना बड़ा था कि ऊपर से हाथ लगाने पे पैल्पेट हो रहा था और ऊपर से ही पता चल रहा था। देन हमारे लिए था कि 3 और बार ऑलरेडी उसका पेट का ऑपरेशन हो चुका है, तो हम 4थी सर्जरी से कैसे करेंगे, सब कुछ बहुत ज़्यादा चिपका होगा। बट हम लोगों ने 4th सर्जरी उसकी की और हमारे लिए भी बहुत आश्चर्यजनक था कि 1 by 1 करके 3 स्टोन एक के ऊपर एक थे, जिनका साइज लगभग 30 सेंटीमीटर रहा और उनका वेट 2 किलो है। जो अब तक के जितने भी वर्ल्ड में रिकॉर्ड हैं मैक्सिमम साइज एंड सबसे ज़्यादा वेट के स्टोन का, वो यही है। जो मतलब कि इंडिया काफी बुक, लिम्का मुश्किल बुक, भरा एशिया था बुक, ये। बहुत बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि 4th सर्जरी थी इसलिए बहुत कठिन था और हमारे लिए भी, क्योंकि यूजुअल जो स्टोन होते हैं वो 5 सेंटीमीटर मैक्सिमम हुआ 10 सेंटीमीटर तक ब्लैडर के मिलते हैं, बट 30 सेंटीमीटर का मतलब पूरे पेट में उसको नीचे से लेके ऊपर तक स्टोन फील हो रहा था, ऊपर से फील हो रहा था। 2 kg एंड लगभग 2 किलो। नॉर्मल स्टोन जो ज़्यादा ज़्यादा 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम के होंगे, बहुत होंगे 100 ग्राम के, बट किसी का स्टोन 2 kg का हो जाए, 2 से 3 किलो का तो बच्चा होता है जब महिला प्रेग्नेंट होती है, एवरेज जो वेट होता है, तो वो बहुत ही चैलेंजिंग था हमारे लिए। अब बिल्कुल अगला सवाल मेरा आपसे सोनिया जी, आप स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, साथ ही साथ आप बांझपन के रोग विशेषज्ञ हैं, और इसके साथ आप जरा ये बताएं कि प्रयागराज में आप कैसे देखती हैं इस स्थिति को, मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञों को लेकर, और किस तरह से आप इसे संचालित कर रही हैं आप अपने हॉस्पिटल में, और क्या क्या सुविधाएं हैं वहाँ पर महिलाओं को लेकर?
स्त्री एवं प्रसूति रोग से संबंधित इलाहाबाद में, प्रयागराज में इस समय काफ़ी सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ काफ़ी विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल भी काफ़ी अच्छे हैं जहाँ पर काफ़ी सुविधाएं दी जाती हैं। एंड अभी योगी जी की गवर्नमेंट में तो इवन CHCs और PHCs पे भी काफ़ी अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं। जो हर महीने एक OPD होती है, वहाँ पे प्राइवेट डॉक्टर्स भी जाके अपनी OPD फ्री सर्विसेज देते हैं CHCs पे। एंड पहले की तुलना में जो पहले मैटरनल मॉर्टेलिटी थी, अब हॉस्पिटल डिलीवरीज़ की वजह से काफ़ी कम हो गई हैं। और आशा, ANM ये सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मदर्स को बचाया जा सके, प्लस न्यूनेट्स को भी बचाया जा सके। तो मैटरनल मॉर्टेलिटी और न्यूनेटल मॉर्टेलिटी काफ़ी कम हुई है। और अगर अपने हॉस्पिटल की बात करूं तो हम लोग एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ करते हैं फीमेल पेशेंट्स की। सारी फीमेल जो स्त्रियों की समस्याएं होती हैं यूट्रस रिलेटेड, या अगर जितनी भी एडवांस लैप सर्जरीज़ हो सकती हैं, लाइक लेप्रोस्कोपी से हिस्टेक्टमी करना, ट्यूमर्स की सर्जरी करना। एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक कंडीशन होती है जिसमें बच्चा फेलोपियन ट्यूब में ही रुका रह जाता है। यदि वो रप्चर हो जाती है देन काफ़ी क्रिटिकल स्थिति होती है, फीमेल काफ़ी सीरियस हो जाती है। बट हमने काफ़ी पेशेंट्स का उसमें भी लैब से सक्सेसफुली सर्जरी की है। और बाकी कुछ जैसे ओवरऑल हमारी इंडिया में फीमेल्स का जो सर्वाइकल कैंसर होता है, बच्चेदानी के मुहाने का कैंसर सबसे कॉमन है। एंड पोवर्टी एंड इलिटरेसी उसका एक बड़ा कारण होता है। तो उसके लिए प्री कैंसरस स्टेज पे फीमेल्स की स्क्रीनिंग की जाती है ताकि उनको पहले से ही अलग किया जा सके और टाइमली उनका ट्रीटमेंट हो सके। तो उस तरह की भी सर्विसेज मैं अपने हॉस्पिटल में देती हूँ। एंड इनफर्टिलिटी की सर्विसेज भी दी जाती हैं। अब बिल्कुल देखिए, आप जिस तरह से काम कर रही है, सामाजिक सरोकार भी आपका है, तो समाज के हित में क्या काम, किस तरह से महिलाओं को जागरूक करने का काम, क्योंकि कई बार ऐसी खबरें और ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है कि जानकारी के अभाव में महिलाओं की जान चली जाती है, जानकारी के अभाव में बीमारियां बढ़ जाती हैं। हाँ, रूटीनली एक पिछले लगभग 17 ईयर्स से हम अपने हॉस्पिटल में एवरी ट्यूसडे फ्री OPD देखते हैं ताकि उसमें कोई भी पेशेंट आके दिखा सकती है। और रूटीनली हम लोग हेल्थ चेकअप कैंप्स भी लगाते हैं और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ज़रूर डॉक्टर से मिलें, अपना ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कराती रहें, क्योंकि BP न नपने के कारण कई बार प्रेग्नेंट लेडी को काफ़ी ज़्यादा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इवन उनको कन्वर्जेंस आ जाते हैं और एक मेजर कारण होता है। इसी तरह से जो किसी भी प्रकार की अगर कोई अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं तो वो जाके तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। किसी भी तरह के डिस्चार्ज या कोई भी अन्य समस्या है तो इस तरह के जागरूकता कैंप हम आपकी तरफ से और क्या आपके हॉस्पिटल की तरफ से ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं उनके लिए कुछ सुविधा या कोई पहल? हाँ, हम रूटीनली अपने हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाते हैं जहाँ पे जाके हम फीमेल्स को सर्विसेज देते हैं एंड स्क्रीनिंग करते हैं, प्लस उनको जागरूक करते हैं। हमारी सोसाइटी नारायण सेवा संस्थान के तत्वाधान में हम रूटीनली कैंप्स लगाते हैं। राजीव जी, आप भी सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं और समाज के हित में काम करते हैं, और किस तरह से आप लोगों के लिए पहल करते हैं, उन तक मदद पहुंचाते हैं? जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जो सामाजिक सरोकार के तहत जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उस ट्रीटमेंट के बाद जो एक डॉक्टर्स का जो सबसे बड़ा रोल है कि हम लोग रेगुलर अपने यहाँ ये प्रयास करते हैं कि लोगों को हम जागरूक कर सकें, बीमारियों के बारे में एजुकेट कर सकें, बता सकें। अभी जो मैडम ने जो इस तरह से महिलाओं की चिकित्सा से संबंधित कहा, तो मैं उस पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम लोग के हॉस्पिटल में प्रयागराज मंडल में जो आयुष्मान भारत योजना, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो बहुत महत्वाकांक्षा योजना और दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ योजना है गरीबों के लिए, जिसकी चर्चा पूरे वर्ल्ड में है, जो अपने उत्तर प्रदेश में भी बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही है। उसके तहत हम लोगों ने सबसे ज़्यादा दूरबीन से, लेप्रोस्कोपी से भी उन महिलाओं का, जो गरीब महिलाएं हैं जिन्हें की दूरबीन की सर्जरी कराना उनके लिए उनके बजट में नहीं होता, उस पर भी हम लोगों ने आयुष्मान भारत के तहत बहुत काम किया। और जो कि किसी भी महिला का जिसका कि कोई भी यूट्रस की बीमारी है, अगर बच्चेदानी की ट्यूमर्स हैं या दिक्कतें हैं जो कि हमें पेट खोल करके करना पड़ता है, और वो
फिर वो ऑलरेडी जो कि उनके रेगुलर उन्हें काम करने होते हैं अपने घरों पे, या उन्हें फैमिली भी संभालनी होती है या खेतों में काम करना होता है, उनके लिए हम लोग के हॉस्पिटल में ये सबसे ज़्यादा सुविधा रहा कि वो ऑपरेशन पूरा का पूरा दूरबीन से हो जाता है, जिसमें दूसरे से तीसरे दिन वो घर चली जाती हैं और 7वें से 10वें दिन अपने वो रूटीन काम करने लगती हैं, और वो बहुत मिनिमम खर्च में। तो दूरबीन द्वारा ऑपरेशन को हम लोगों ने अपने इस क्षेत्र में समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का काम किया मिनिमम खर्च में, जो कि मैं कह सकता हूं कि शायद भारत देश में भी उस रेट में सर्जरी नहीं हो सकती जिस रेट में, जिस खर्च में हम लोगों ने लोग तक पहुंचाने का काम किया, या अभी भी उसे रेगुलर हम कर भी रहे हैं और आगे करते रहते हैं। इसके साथ जब भी, जैसे इसमें सबसे बड़ी समस्या डेंगू की है, कोरोना से ज़्यादा घातक रूप में डेंगू इस समय पिछले कई वर्षों बिल्कुल से। मेरा अगला सवाल यही था कि अज्ञात कारणों से, चाहे वो बच्चे हो या फिर बुखार को लेकर और डेंगू को लेकर, अभी उत्तर प्रदेश या प्रयागराज की बात करें तो बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं। नहीं, अज्ञात कारण बिल्कुल नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से ये बिल्कुल क्लियर कट मैसेज जाना चाहिए कि डेंगू या चिकनगुनिया ये दोनों मच्छर के काटने से ही होते हैं। एडीज मॉस्क्यूटो मादा मच्छर के काटने से होते हैं, और ये मच्छर अधिकतर दिन में या कृत्रिम लाइट में एक्टिव रहता है। तो ये मैसेज बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि ये, जैसे कि शुरू में कोविड को लेकर के बहुत भयावह, बहुत ही कन्फ्यूजन था कि ये क्या बीमारी है, तो इस तरह का रॉन्ग मैसेज बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और बहुत ही क्लियर कट है। अगर हम इसके प्रति जानकार हों, जागरूक और तनिक भी जिम्मेदार हों, हम स्वयं के साथ साथ अगर हमारे सरकार की तरफ से 2 पहल हों, तो हम निश्चित रूप से इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, बशर्ते कि ना हम स्वयं जागरूक होने को तैयार हैं, ना ही बाकी। उदाहरण के तौर पे कि मॉस्क्यूटो वो दिन में काट रहा है, और ये मच्छर हमारे घरों के आसपास जो छोटे छोटे पानी के क्लीन वाटर के कलेक्शंस हैं, जो बारिश के तुरंत बाद होते हैं, जैसे कि भी किसी टायर में है, गमले में पानी है, कोई घड़ा पड़ा है छत पे, उस पे है, या कूलर में है, उसी में पनपता है। और ये स्पेशली इन्हीं 3 महीनों अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जो जैसे बारिश के बाद तो का साफ सीजन है, सफाई मतलब रखनी बहुत जरूरत है। बहुत सिंपल, और इतने ही दूर में ये होता है ये मच्छर। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये मच्छर एक घर से लगभग 550 घर, मतलब मिनिमम 100 मीटर तक ये उड़ सकता है। तो एक घर भी अगर यदि इससे पीड़ित हुआ या वहाँ पे इन्फेक्टेड डेंगू का मच्छर है, तो वो पूरे मोहल्ले में लगभग कम से कम 100 घर को बीमार कर सकता है। अगर हम उस सिर्फ मच्छर को रोकने में सफल हो जाएं, उसके काटने से बच जाएं, तो हम अपने उस पूरे मोहल्ले को, अपने परिवार को, अपने प्रदेश को बचा सकते हैं। हम इसके लिए जागरूक नहीं हो रहे हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ से ये मैसेज जाना चाहिए, और ये मच्छर के काटने से ही हो रहा है। और ये जो डेंगू वायरस है, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसके 4 टाइप्स हैं, 4 सीरोटाइप हैं। ये हर साल अपने कुछ न कुछ म्यूटेट करके, रूप बदल करके आता है। हर बार इसके कुछ न कुछ अलग अलग लक्षण होते हैं, लोग उसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार जो डेंगू आया है उसमें अधिकतर पेशेंट को फीवर के साथ साथ बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा है, यहाँ तक कि वो इंसान चल ही नहीं पा रहा है, दूसरे तीसरे दिन तक वो बिल्कुल बेड पे पकड़ ले रहा है। बट इस वायरस को मारने का कोई दवा नहीं है, और एक जो दूसरी बात है कि प्लेटलेट को घटने से रोकने की कोई दवा नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, और इस 7 से 10 दिन में धीरे धीरे ठीक होता है। जो एक प्रैक्टिकल बात है कि ये शुरू के 3 दिन से 5 दिन तक फीवर आता है, उसके बाद फीवर ख़त्म होता है, क्रिटिकल फेज शुरू होता है 3 से 7 दिन, और 7वें दिन के बाद इस वायरस के खिलाफ हमारा बॉडी, हमारी जो शरीर है वो एंटीबॉडी बना लेता है, और वो एंटीबॉडी इस वायरस को किल करता है, फिर प्लेटलेट बढ़ने लगता है, और आराम से 10वें दिन तक, 7वें से 10वें दिन तक आते आते हम रिकवर कर जाते हैं। अगर हम ये लक्षण आने के बाद अगर हम बिल्कुल आराम करें, लिक्विड अच्छे से लेते रहें, सिंपल दवाइयाँ लेते रहें फीवर को कंट्रोल करने का, तो हमें कोई रिस्क नहीं होगा। बस कि सिर्फ 2 जगह, बच्चे और बुजुर्ग, जो यानी सावधानियां बरतने की जरूरत है, भ्रमित होने की जरूरत बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं, सिर्फ जानकार होना, जागरूक होना और जिम्मेदार बनना, हम इस बीमारी से आराम से बच सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे सेशन में जुड़ने के लिए। तो चलिए अब सेशन को आगे बढ़ाएंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।